This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने ऑडियो लेक्चर्स के सिलसिले में क्लास चहारम ही के उर्दू के मज़मून के सबक नंबर 17 जिसका उन्वान है गर्मी, उसको हम इंशाअल्लाह तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में ये बताता चलूँ कि ये जो सबक है हमारा, ये नज़्म है और नज़्म की तारीफ़ पहले भी मैं बता चुका हूँ कि नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान या मौजू के तहत लिखी जाती है। ये गज़ल से इस लिहाज से मुख्तलिफ होती है कि गज़ल के हर एक शेर का अपना एक मुकम्मल अलग मफ़हूम हो सकता है, लेकिन नज़्म में तमाम अशार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक ही मरकज़ी ख़याल या मौजू को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ाने से पहले एक मरतबा इसके उन्वानात का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी मुताबिकत से ही हमने उसके टॉपिक जो है ना वो डिवाइड करके उसके लेसन की प्लानिंग करनी होगी और उसी तरह उसको फिर डिलीवर करना होगा। तो लेसन प्लानिंग के लिए सबसे पहले हम इसके चलें टॉपिक या हासिलात ताल्लुम जो है ना वो देख लेते हैं। इसके भी तकरीबन कोई 5-6 के करीब हासिलात ताल्लुम हैं। नंबर 1 है नज़्म को सुनकर ख़ास नुकात बयान कर सकें। ये हम पहले भी जो है ना कवर कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा ये रिवाइज़ हो जाएगा। उसके बाद है उर्दू में अशार और नज़में लय और आहंग के साथ सुना सकें। पहले जो भी हमारे टॉपिक आए थे नज़्म की शक्ल में या सबक आया था नज़्म की शक्ल में, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन कर दी थी मैंने, लेकिन जब दोबारा आ गई हैं तो इंशाअल्लाह इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है नज़्म का मफ़हूम समझते हुए लय और आहंग के साथ पढ़ सकें। और उसके बाद है मुतरादिफ़ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ सकें, मकालमा लिख सकें, सादा जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। तो ये हैं हमारे टॉपिक्स कह लें या हासिलात ताल्लुम कह लें। इन्हीं के मुताबिक हमने अपनी मनसूबाबंदी करते हुए इस सबक को आगे लेके चलना है। लेकिन सबक का आगाज़ करने से पहले इसका थोड़ा सा मैं तारुफ़ करवा दूँ कि इस नज़्म के अंदर जिसका उन्वान गर्मी है, उस नज़्म के अंदर गर्मी के मौसम की शिद्दत और उसके असरात को बयान किया गया है। इसमें कहा गया है कि गर्मी के दौरान हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए ताकि हम गर्मी से महफूज रह सकें। नज़्म में बताया गया है कि धूप में ज़्यादा देर ना निकलें, पानी ज़्यादा पिएं और ठंडे मशरूबात जैसे आइसक्रीम या शरबत का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। इसके अलावा दोपहर के वक्त बाहर ना निकलने और लू लगने से बचने के लिए भी एहतियाती तदाबीर न सिर्फ बयान की गई हैं बल्कि एहतियाती तदाबीर अपनाने पर भी ज़ोर दिया गया है। ये तकरीबन हमारे आज के सबक की तफसील थी या ख़ुलासा था कि इस नज़्म के अंदर जो है ना वो क्या कुछ मौजूद है। लेकिन आगाज़ फिर उसी तरह बच्चों की तवज्जो हासिल करने के लिए ब्रेन स्टार्मिंग या सोचें और बताएं जैसे सवालात पूछकर अपने सबक का आगाज़ किया जाता है। और उसके बाद इस दौरान यानी पढ़ाने के दौरान या इसकी एक्सप्लेनेशन के दौरान भी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो है ना वो किताब के अंदर मौजूद हैं। अगर हम उनके ऊपर जिस तरह दी हुई है ठहरें और बताएं, यानी पढ़ाने के दौरान भी अगर हम देखें कि बच्चों की तवज्जो जो है ना थोड़ी सी हट रही है
तो फिर हम इस तरह के सवालात जो है ना उनसे पूछ सकते हैं ताकि बच्चे हमारी तरफ मुतवज्जे रहें। पूरी नज़्म जो है ना वो तकरीबन 4 मुख्तलिफ़ मिसरों के ऊपर जो है ना मुश्तमिल है और इसके जो मुसन्निफ़ हैं या शायर हैं उनका नाम है इनायत अली ख़ान। और इस नज़्म का जो उन्वान है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ और वो है गर्मी। इसका पहला जो शेर है वो है कि गर्मी का है ज़माना तुम धूप में न जाना, आता है यूं पसीना दो भर हुआ है जीना, दोपहर को न निकलो लू लग न जाए तुमको, बाहर जो घर से निकलो पानी बहुत सा पी लो। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि गर्मी का है ज़माना तुम धूप में न जाना, आता है यूं पसीना दो भर हुआ है जीना, दोपहर को न निकलो लू लग न जाए तुमको, बाहर जो घर से निकलो पानी बहुत सा पी लो। तो इस मिसरे के अंदर शायर जो है वो मुशाहिदा कर रहा है कि अब गर्मी का ज़माना या गर्मी का मौसम आ गया है, इसलिए वो मशवरा दे रहा है कि तुम धूप में न जाना। ये एक बराह रास्त और ज़रूरी नसीहत है कि गर्मियों में धूप में निकलने से गुरेज़ किया जाए। ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए अहम है क्योंकि वो गर्मी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस करते हैं और उन्हें लू लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ये मिसरे गर्मी की शिद्दत और उसके असरात को बयान करते हैं। शायर इसकी मज़ीद वजाहत करते हुए कहता है कि यूं पसीना आता है कि ऐसा लगता है जैसे जीना दो भर हुआ है, यानी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। ये गर्मी की तमाज़त और नमी के बायस होने वाली बेचैनी और तकलीफ़ को वाज़े करता है। जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उससे सुकून नहीं मिलता। इसी तरह शायर जो है ना अगले मिसरे के अंदर वाज़ेह हिदायत और ताकीद कर रहा है कि दोपहर को ना निकला करें क्योंकि ये दिन का सबसे गर्म वक्त होता है। उसका सबब भी बताया गया है कि कहीं लू लग ना जाए तुमको, यानी लू लगना शदीद गर्मी से होने वाली एक ख़तरनाक हालत है जिससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह आखिरी मिसरे के अंदर अगरचा बाहर निकलना नागुज़ीर हो तो उसके लिए भी एक ज़रूरी एहतियात बताई गई है। शायर कहता है कि बाहर जो घर से निकलो तो उससे पहले और दौरान पानी पी लिया करो क्योंकि जिस्म में पानी की मुनासिब मिक़दार बरकरार रखना गर्मी के असरात से बचने और जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए इंतहाई अहम है। तो इस पहले मिसरे की ही वजाहत से ठहरें और बताएं वाली सरगर्मी के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि लू से बचने का क्या तरीका है। तो लू से बचने का यही तरीका है कि पानी बहुत जो है ना पी लिया करें, क्योंकि जिस्म के अंदर अगर पानी की मुनासिब मिक़दार होगी या जिस्म को जो है ना हाइड्रेट करके रखेंगे तो फिर गर्मी उसके ऊपर उतना ज़्यादा असर नहीं करती। के बाद इस नज़्म का दूसरा मिसरा है, गर्मी अगर हुई भी फिर लू नहीं लगेगी, आइसक्रीम खाओ शरबत पियो पिलाओ, ककड़ी भी आ रही है मखलूक खा रही है, बागों में आम आए सबने खुशी से खाए। इस मिसरे में शायर बता रहा है कि अगरचा गर्मी का मौसम आ गया है और दर्जा हरारत बढ़ गया है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने से लू यानी शदीद गर्मी की जो लहर होती है उससे बचा जा सकता है। ये एक तरह की तसल्ली और उम्मीद दिला रहा है कि गर्मी का मुकाबला किया जा सकता है। तो गर्मी से निमटने के अमली तरीका बताया जा रहा है कि आइसक्रीम खाना चाहिए और शरबत जो है ना पीना और पिलाना चाहिए। तो ये दोनों ही गर्मी की शिद्दत को कम करने और जिस्म को ठंडा रखने के लिए मकबूल और मौसर तरीके हैं, यानी पियो पिलाओ।
पियो पिलाओ से मुराद ये भी है कि खुद भी पिएं और दूसरों को भी पिलाएं, कि खिदमत खल्क और हमदर्दी का एक पहलू भी ज़ाहिर करता है। तो मौसम गर्मा की एक और सौगात ककड़ी का ज़िक्र भी किया गया है, जो कि गर्मी में जिस्म को तरोताज़ा रखने में मदद देती है। मखलूक खा रही है से मुराद ये है कि लोग इस मौसम में ककड़ी को बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये प्यास बुझाती है और जिस्म में पानी की कमी को पूरा करती है। ये गर्मी के मौसम के साथ मुंसलिक कुदरती नेमतों की तरफ इशारा है। इसी तरह आखिरी मिसरे में आम का ज़िक्र है, जो गर्मी के मौसम का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है। तो आम की आमद को खुशी और जश्न के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि ये फल अपनी लज्जत और ग़िज़ाइयत की वजह से सबको भाता है। सब ने खुशी से खाए, इस बात की अक्कासी करता है कि आम का मौसम हर किसी के लिए फ़रहत और मुसर्रत का बायस होता है। इसी तरह और भी बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं जो कि इस मौसम का ख़ास तोहफ़ा होते हैं। तो गर्मियों के जो फल फ्रूट हैं, उसमें आम के साथ साथ जो बाकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तोहफ़े हैं, उनको भी ज़रूर खाना चाहिए, उनका भी ज़ायक़ा ज़रूर चखना चाहिए। उसके बाद अगला जो मिसरा है, उसके अंदर शायर कहता है कि देखो बहुत से लड़के छुट्टी के रोज़ तड़के नहरों पे जा रहे हैं, जाकर नहा रहे हैं, खीरे उड़ा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं, तुम भी चलो नहाने, मर जाएं गर्मी दाने। इसकी वजाहत करते हुए शायर कहता है कि बहुत से लड़के ख़ास तौर पर छुट्टी के रोज़, यानी हफ्तावार जो छुट्टी होती है वो हो गई, या मौसम गर्मा की जो छुट्टियां होती हैं वो तड़के, यानी छुट्टी के रोज़ तड़के यानी सुबह सवेरे उठकर किसी ख़ास सरगर्मी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मंज़र सुबह की ताज़गी और बच्चों के जोश व खरोश को ज़ाहिर करता है। मिसरे ये बताते हैं कि ये बच्चे सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो नहरों पर जा रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जाकर नहा सकें। नहर में नहाना देही इलाकों में गर्मी से राहत पाने का एक आम और पसंदीदा तरीका है। ये मंज़र ताज़गी और फ़रहत बख्श सरगर्मी को नुमायाँ करता है। शायर गर्मी के मौसम के मखसूस फलों और सब्ज़ियों का ज़िक्र कर रहा है जो इस मौसम में बहुत पसंद किए जाते हैं। बच्चे नहर में नहाने के बाद या नहाते हुए खीरे, ककड़ी और तरबूज जैसे ठंडे और पानी वाले फल खा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वो आम जो है ना, वो भी इसी तर्ज के अंदर जो है ना, वो पानी के अंदर नहा भी रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं। तो खीरे उड़ा रहे हैं का मुहावरा यहाँ बहुत शौक़ और तेज़ी से खाने के मानी में इस्तेमाल हुआ है। ये फल गर्मी में जिस्म को हाइड्रेट रखने और ताज़गी बख्शने में अहम किरदार अदा करते हैं। आखिरी मिसरे में शायर सुनने वालों को दावत दे रहा है कि वो भी इस तफरीह में शामिल हो सकते हैं। वो कह रहा है कि तुम भी नहाने चलो, ये क्योंकि नहाने से गर्मी दाने यानी गर्मी की वजह से निकलने वाले दाने या ख़ारिश ख़त्म हो जाती है या इनसे छुटकारा मिल जाता है। तो ये एक अमली मशवरा भी है जो न सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करता है बल्कि गर्मी से होने वाली जल्दी बीमारियों से भी बचाता है। इसके बाद चौथे और आखिरी मिसरे के अंदर शायर लिखता है कि पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं छुप के, पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं छुप के, जो धूप गर्मियों की है जिस्म को जलाती, जो धूप गर्मियों की है जिस्म को जलाती, ये काम भी है आती गल्ला भी है पकाती, देती है गरचा ज़हमत पर है खुदा की रहमत।
आखिरी दो लाइनें मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ये काम भी है आती, गल्ला भी है पकाती, देती है गरचा ज़हमत, पर है खुदा की रहमत। तो इस मिसरे के अंदर शायर गर्मी की शिद्दत का मंज़र पेश कर रहा है। वो बताता है कि जब धूप बहुत तेज़ होती है तो सब परिंदे भी उससे बचने के लिए पेड़ों यानी दरख्तों पर छुप के बैठे हुए होते हैं। ये तस्वीर गर्मी की तपिश को वाज़े करती है, जहाँ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी पनाह ढूंढ रहे होते हैं। दूसरे मिसरे में शायर बराह रास्त गर्मियों की धूप की तमाज़त बयान कर रहा है। ये इतनी शदीद होती है कि जिस्म को जलाती है। ये तमाज़त न सिर्फ तकलीफ़ दह होती है बल्कि जिस्म पर मुज़र असरात भी मुरतब कर सकती है, जैसे जिल्द का जल जाना या लू लग जाना। इन मिसरों में शायर गर्मी की धूप का एक अहम और मुस्बत पहलू बयान कर रहा है। अगरचा ये जिस्म को जलाती है लेकिन इसके साथ साथ ये काम भी आती है। इसका अहम तरीन काम ये है कि ये गल्ला भी पकाती है, यानी अनाज गंदम वगैरह जो है ना हम खाते हैं, ये उसको भी पकाती है। यानी सूरज की रोशनी और गर्मी फसलों, ख़ास तौर पर गंदम और चावल जैसे अनाज को पकाने में अहम किरदार अदा करती है। इसके बग़ैर फसलें तैयार भी नहीं हो सकती और हम खुराक हासिल नहीं कर सकते। ये गर्मी की अफादियत को उजागर करता है। इसी तरह आखिरी मिसरे के अंदर नज़्म का निचोड़ और उसका पैगाम है। शायर कहता है कि अगरचा गर्मी ज़हमत यानी मुशक्क़त या तकलीफ़ देती है और इंसान को परेशान करती है, पर है खुदा की रहमत, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है। इसका मतलब ये है कि गर्मी की सख्तियों के बावजूद ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है, क्योंकि ये फसलें पकाने, जरासीम को ख़त्म करने और निज़ाम कुदरत को चलाने में मदद देती है। ये मिसरा हमें सिखाता है कि हर चीज़ में, ख्वाह वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत और रहमत ज़रूर छुपी हुई होती है। ये नज़्म आज के दिन के मौसम के लिहाज से बिल्कुल फ़िट नज़र आती है, क्योंकि अभी भी बाहर शदीद गर्मी है और लू चल रही है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसके जो अशार हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर फ़िट आ रहे हैं। तो हमें जो है ना वो इस शदीद गर्मी से किस तरह जो है ना वो बचना चाहिए, ये सारे इस नज़्म के अंदर उसकी तफसील के साथ वजाहत की गई है। इस नज़्म से हमने सीखा है कि गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त लू लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए। उसके अलावा अगर इस तरह का मौसम हो तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इसी तरह मौसम के फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो धूप और गर्मी से अगरचा हम तंग होते हैं, लेकिन इसी धूप और गर्मी से फल और अनाज पकते भी हैं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि धूप जो है ना ये ज़हमत है, ज़हमत नहीं होती, बल्कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी रहमत होती है। बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए कि जितने भी मौसम हैं सारे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हैं। चाहे वो सर्दियों का मौसम हो, चाहे गर्मियों का मौसम हो, चाहे बहार का मौसम हो, चाहे ख़िज़ां का मौसम हो, हर मौसम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इन अशार की वजाहत करने के बाद यकीनन हम अगर सोचें और बताएं वाली सरगर्मी को एक दफ़ा रिवाइज़ करें तो अब हमें उनके सवालों के जो जवाबात हैं वो ज़रूर जहन में आ चुके होंगे। जिस तरह मिसाल तौर पहला सवाल है कि गर्मी का मौसम किन महीनों पर मुश्तमिल होता है या कितने महीनों पर मुश्तमिल होता है। अमूमन गर्मी का मौसम जो है ना वो बहार के बाद यानी फरवरी के बाद जो है ना वो शुरू होता है और तकरीबन अक्टूबर तक जो है ना वो होता है। तो फरवरी से लेकर अक्टूबर तक तकरीबन 8 महीने जो है ना वो गर्मी का मौसम होता है।
मेरा दूसरा जो सवाल है वो है कि साल में कितने मौसम होते हैं। तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि साल में 4 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार और उसके बाद ख़िज़ां, जिसको हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। उसके बाद है गर्मी के मौसम की जो अलामात हैं वो कौन कौन सी हैं। बहुत सारी अलामात हैं, उनमें एक ये है कि लू बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उसके मखसूस फल होते हैं। अगर वो फल मार्केट में आ जाएं तो समझें गर्मी का मौसम है, वो गर्मी के ही मौसम के जो है ना वो फल होते हैं। आजकल अगर हम मार्केट चले जाएं तो क्योंकि आजकल भी गर्मी का मौसम है, जून का महीना चल रहा है, तो इसके अंदर जो भी फल फ्रूट या सब्ज़ियां वगैरह हमें मिलती हैं मार्केट से, वो सारी इसी ही मौसम की सब्ज़ियां और फ्रूट कहलाते हैं। उसके बाद है कि लू से बचने का क्या तरीका है। तो इस नज़्म के अंदर भी उसका तरीका बताया गया है कि ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, आइसक्रीम वगैरह, और उसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए ताकि हम लू से जो है ना वो बच सकें। शदीद गर्मी से बचने का यही एक तरीका है। गर्मी के मौसम के जो है ना 3 फलों के नाम बताएं। वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि गर्मी के मौसम के ही जो है ना वो फल हैं। आजकल चले जाएं तो मार्केट जो है ना वो भरी पड़ी है, जिसमें आम है, खरबूजा है, तरबूज है, आड़ू है, आलू बुखारा है, खुबानी है और भी बहुत सारे मतलब फ्रूट हैं, जामुन है और भी बहुत सारे इस तरह के फ्रूट हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जो भी फ्रूट अवेलेबल हैं वो सारे इसी गर्मी के ही मौसम के फ्रूट हैं। हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे मुल्क के अंदर चारों मौसम होते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक, बहुत सारे खित्ते ऐसे भी हैं जहाँ कहीं बिल्कुल एक ही मौसम होता है पूरे साल के अंदर, कहीं 2 मौसम होते हैं, कहीं जो है ना वो 3 मौसम होते हैं। इस तरह करके जो है ना वो सारे मौसम चलते रहते हैं। जिस तरह है कि एंटार्कटिका, ये दुनिया का एक ऐसा खित्ता है जहाँ पूरा साल सर्दी ही रहती है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। सबक के मतन और उसकी तशरीह के बाद हम आते हैं उसकी मश्क की तरफ। जिस तरह पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हर सबक की जो मश्क है उसको 8 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से के अंदर फिर सवालों की मुख्तलिफ़ तादाद मौजूद है। उनमें एक हिस्सा है जिसको हम नए अल्फाज कहते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज की मानी दी होती है या बच्चों को हमने समझाना होता है। और दूसरा उसका हिस्सा है आपने क्या समझा, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्चुअल सवाल जो है ना पूछे जाते हैं। और उसके बाद है मिलकर करें बात, उसमें जो है ना एक क्रिएटिव राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल के बढ़ाने के जो है ना वो सवालात दिए जाते हैं, ताकि बच्चों के दरमियान अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करवाएंगे तो फिर उनके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद है लफ्ज़ों का खेल, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज दिए जाते हैं जिसके अंदर उसकी बाज़-औक़ात मीनिंग पूछी जाती है, बाज़-औक़ात ग्रामर के लिहाज से उसके मुतज़ाद पूछे जाते हैं, वाहिद जमा पूछे जाते हैं। तो इस तरह करके ये भी हिस्सा जो है ना कभी 1, कभी 2, कभी 3 सवालों पर जो है ना वो मुश्तमिल होता है। उसके बाद है कवायद सीखें, जिसके अंदर ग्रामर का पोर्शन शामिल होता है और ग्रामर के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना 2-3 सवालात उसके अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। और उसके बाद है पढ़ें, उसके अंदर उसी सबक में से कुछ चीज़ों को रिवाइज़ किया जाता है या कोई पैराग्राफ होता है, या अगर नज़्म है तो कोई और नज़्म में से कुछ अशार दिए जाते हैं ताकि वो उसको दोबारा लय और आहंग के साथ पढ़ने का तरीका सीख सकें। और उसके बाद अगला जो हिस्सा होता है वो है कुछ नया लिखें, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ उन्वानात के ऊपर या मौज़ूआत के ऊपर कुछ न कुछ लिखने का मशवरा दिया जाता है। और ये भी क्रिएटिव राइटिंग का बहुत ही अहम हिस्सा है, ताकि बच्चे अपनी सोच और समझ को इस्तेमाल करते हुए जब वो लिखने की कोशिश करते हैं तो उसकी ज़हनी सलाहियत में इजाफ़ा होता है। उसके बाद आखिरी गालिबन इसका हिस्सा है वो है आओ करें काम।
इसी हिस्से में प्रैक्टिकल वर्क जो है ना वो करवाया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनवाई जाती हैं लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल के इस्तेमाल से, ताकि बच्चों के अंदर जो है ना चीज़ों को ख़ुद से बनाने का जो है ना वो भी जज्बा पैदा हो। जब वो देखेंगे चीज़ों को तो फिर ज़ाहिर है उसके बनाने की भी कोशिश करेंगे और फिर मुस्तक़बिल में वो एक अच्छे डिज़ाइनर जो है ना वो भी बन सकते हैं, चीज़ों को ख़ुद से जो है ना वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मुख्तसरन ये कि इस एक्टिविटी से बच्चों का काम का मकसद जो होता है, बच्चों को उसका तसव्वुर देना होता है ताकि वो इंटरनेट या बाकी जो चीज़ें होती हैं उसकी रहनुमाई लेकर उसको ख़ुद से जो है ना वो डिज़ाइन करने के काबिल हो सकें। अब हम इसी सबक की मश्क की तरफ आते हैं। तो मश्क के अंदर हस्ब दस्तूर सबसे पहला जो सवाल है वो है नए अल्फाज, जिसमें मुख्तलिफ़ जो है ना अल्फाज दिए हुए हैं, उनकी मीनिंग बतानी है कि इसका मानी या मतलब जो है ना वो क्या होता है। उसमें कुछ अल्फाज तो इस सवाल के अंदर जो है ना दिए हुए हैं, जबकि कुछ मैंने अपनी तरफ से भी उसके अंदर जो है ना वो शामिल किए हैं। तो सबको मिलाकर जो है ना वो देख लेते हैं कि कौन कौन से अल्फाज हैं जिसके मानी जो है ना वो बताए गए हैं। सबसे पहला है जीना, यानी ज़िंदगी, जी रहे हैं, जीना यानी ज़िंदगी जिसको हम कहते हैं। दो भर यानी मुश्किल, गल्ला अनाज। उसके बाद है रहमत यानी मेहरबानी, बख्शिश, इनायत। उसके बाद है लू यानी गर्म हवा। उसके बाद है ज़हमत यानी तकलीफ़। उसके बाद है तड़के यानी सुबह सवेरे। उसके बाद है मखलूक यानी पैदा किया गया या खलकत, दुनिया। उसके बाद ककड़ी, ये एक सब्ज़ी का नाम है। उसके बाद है छुट्टी यानी रुखसत, चाहे वो हफ्तावार छुट्टी होती है या जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, उसका मकसद जो है ना वो ये है। उसके बाद है जिस्म यानी बॉडी या ढांचा। उसके बाद है खीरे, ये भी एक सब्ज़ी है, जिस तरह ककड़ी है ये भी इसी तरह की एक सब्ज़ी है जो कि गर्मियों की सीज़न में पानी की कमी को दूर करने के लिए ज़्यादा खाई जाती है। तो ये तो था पहला हिस्सा हम इसका नए अल्फाज वाला। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, आपने क्या समझा। उसके अंदर तकरीबन 3 मुख्तलिफ़ सवाल दिए हुए हैं। उनमें जो है ना पहला सवाल दिया हुआ है, जो नज़्म है इसके मुख्तलिफ़ अशार दिए हुए हैं 2 मुख्तलिफ़ कॉलम्स की शक्ल में। तो एक कॉलम का शेर पढ़कर, एक हिस्सा पढ़कर उसके दूसरे कॉलम के हिस्से के साथ जो है ना वो मिलाना है। तो पहले कॉलम का जो पहला शेर का हिस्सा दिया हुआ है वो है दोपहर को न निकलो। तो ये दूसरे कॉलम के किस हिस्से के साथ जो है ना ये मुकम्मल होगा। अगर हमने ये नज़्म सही तरीके से पढ़ी है, सही तरीके से सुनी है, तो यकीनन हमें इसको दुरुस्त करने में या कॉलम मैचिंग करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल दरपेश नहीं होगी। पहला है दोपहर को न निकलो, लू लग न जाए तुमको। दोपहर को न निकलो, लू लग न जाए तुमको। ये पहला जो शेर था उसका तीसरा मिसरा है या तीसरी लाइन हम कह लें। दोपहर को न निकलो, लू लग न जाए तुमको। तो इस पहले जो शेर है उसको उसके साथ लाइन खींच के मिला देना है, जिस तरह ये मिसाल के तौर पर जो है ना वो दी हुई है। उसके बाद है बाहर जो घर से निकलो, बाहर जो घर से निकलो। अगर टेक्स्ट बुक खोल के देखें तो ये भी पहले ही जो मिसरा है उसका आखिरी शेर है। बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। तो दूसरे को जो हिस्सा है उसको बे कॉलम के आखिरी हिस्से के साथ जो है ना मिलाएंगे तो ये शेर जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। उसके बाद है ककड़ी भी आ रही है, ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है।
ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है। यानी ये दूसरा जो मिसरा है उसकी तीसरी लाइन है टेक्स्ट बुक के अंदर, ककड़ी भी आ रही है, मखलूक खा रही है। तो ये पहले वाले साथ जो है ना उसको मैच करना है, लाइन खींचनी है। उसके बाद है नहरों पे जा रहे हैं, नहरों पे जा रहे हैं, नहरों पे जा रहे हैं, जाकर नहा रहे हैं। तो इसको उसके साथ जो है ना वो मिलाना है। उसके बाद है पेड़ों पे सब परिंदे, पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं छुपके, पेड़ों पे सब परिंदे बैठे हुए हैं छुपके। ये इसके साथ जो है ना उसको मिलाना है। तो इसी तरह करके अगर याद नहीं है तो कम से कम किताब खोल के हम इसको जो है ना कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये अमली तौर पर सवाल करेंगे तो यकीनन इसका जो है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये अमल करने से उनको तकरीबन आधी नज़्म जो है ना वैसे ही याद हो जाएगी कि ये पहले शेर का हिस्सा है, दूसरे का है या तीसरे का है। अब इसी हिस्से का जो है ना वो दूसरा सवाल दिया हुआ है, और वो है दिए हुए सवालों के जवाबात लिखें, दिए हुए सवालों के जवाबात लिखें। तो इसके अंदर जो पहला सवाल दिया हुआ है वो है कि गर्मी के मौसम में इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसका जवाब कुछ इस तरह से बनेगा कि गर्मी के मौसम में लू लगने का डर होता है, पसीना बहुत आता है और जिस्म पर गर्मी की वजह से दाने निकल आते हैं। इसी का दूसरा सवाल है कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सब्ज़ियां और फल आते हैं। तो उसका जवाब कुछ इस तरह से बनेगा इसी नज़्म के लिहाज से कि गर्मी के मौसम में आने वाले फल में आम, खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा, खुबानी वगैरह शामिल हैं। जबकि गर्मियों की सब्ज़ियों में से तूरी, भिंडी, खीरा और ककड़ी वगैरह जो है ना वो शामिल हैं। अगला सवाल है कि गर्मी के मौसम के क्या फ़ायदे हैं। उसका जवाब कुछ इस तरह से बनेगा, वैसे तो हर कोई बेजार होता है गर्मी से, लेकिन गर्मी के मौसम में गल्ला और फल पकते हैं, मच्छर और मक्खियाँ मर जाती हैं। तो हमारे लिए तो हर मौसम जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नेमत है। अगर ये गर्मी ना पड़े तो फिर गल्ला या फल वगैरह जो है ना कैसे पकेंगे। उसके बाद है कि आपको गर्मी का मौसम कैसा लगता है। उसका जवाब हर एक का अपना हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि मुझे गर्मी का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि इसमें तवील छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा, उसके बाद है अगला सवाल है कि गर्मी के मौसम में खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं। तो उसका जवाब हर एक की अपनी पसंद होती है, लेकिन मैं गर्मी के मौसम में आइसक्रीम, आम और खरबूजा खाता हूँ और ठंडे मशरूबात पीना पसंद करता हूँ। इसके बाद मश्क का अगला जो हिस्सा है वो शुरू हो रहा है, मिलकर करें बात। इसके अंदर ग़ालिबन एक ही सवाल दिया हुआ है कि चारों मौसमों जो हमारे मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, इसमें गर्मी होती है, सर्दी होती है, बहार होती है और ख़िज़ां होती है, इन सब को जो है ना वो डिस्कस करना है, इन सब को डिस्कस करना है। मुख्तलिफ़ दोस्त आपस में बैठकर इसको डिस्कस करें। तो हमने भी ये क्लास के अंदर इस तरह की एक्टिविटी जो है ना वो करवानी है ताकि बच्चे किसी न किसी चीज़ को आपस में डिस्कस करना सीख सकें कि इसको कैसे डिस्कस किया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक सैम्पल जो है ना यहाँ दिया हुआ है। मुख्तलिफ़ दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू चल रही है, लेकिन उसमें जो उन्वान है वो यही मौसम ही है। तो मैंने लिखा है कि तो अली ने कहा, यार हसन, सोच रहा था कि हमारे यहाँ मौसमों की कितनी किस्में हैं और हर एक का अपना ही मज़ा है। तो हसन ने कहा, हाँ बिल्कुल, हर मौसम अपनी खूबियाँ लाता है। जैसे गर्मी को ही ले लो तो दिन लंबे, सूरज सर पर और हर तरफ तमाज़त, लेकिन इसमें आम और तरबूज खाने का जो लुत्फ़ है वो किसी और मौसम में नहीं आता। तो फिर दरमियान में और भी दोस्त बैठे थे, उसमें एक था यूसुफ। वो दरमियान में बोल पड़ा, बिल्कुल, और गर्मियों में शाम के वक्त ठंडे शरबत पीना या हल्की फुल्की हवा में बाहर बैठना कितना अच्छा लगता है।
लेकिन इसकी शदीद गर्मी से बचने के लिए एसी या पंखे के बगैर गुजारा मुश्किल है। इसी तरह फ़ारूक ने कहा फिर आती है हमारी पसंदीदा सर्दी, यानी इस मौसम के बाद हमारी सर्दी आती है। दिन छोटे, रातें लंबी और हर तरफ ठंडक ही ठंडक। रज़ाई में लिपट कर चाय या काफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है। तो तारिक ने कहा हाँ, सर्दी में खुश्क मेवाजात और सूप का मज़ा दुबाला हो जाता है, और मुझे तो सर्दियों की धूप बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त। लेकिन कभी कभी इतनी ठंड पड़ती है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इमरान ने कहा सर्दी के बाद आती है बहार। ये तो मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है। हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और दिलकश नज़ारे। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने हर चीज़ को नए सिरे से और नए रंग से बना दिया हो। तो इमाद ने कहा कि सही कहा, बहार में मौसम भी बड़ा खुशगवार होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। यही वजह है कि लोग पार्कों में जाते हैं और आउटिंग करते हैं। परिंदों की चहचहाहट और खिलते फूल बस कमाल ही है। तो अकरम ने कहा और फिर आखिर में ख़िज़ां, जिसे हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। तो जब जब दरख्तों के पत्ते पीले, नारंगी और सुर्ख होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, ये मंज़र भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत होता है। तो सोफिया ने कहा हाँ, ख़िज़ां का मौसम एक उदासी और तब्दीली का एहसास दिलाता है। दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं और हवा में खुनगी बढ़ जाती है। लेकिन इन गिरते हुए पत्तों की जो खामोश खूबसूरती होती है, वो भी कमाल की होती है। हर मौसम का अपना एक मिजाज है। तो आयशा ने कहा बिल्कुल, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये चारों मुनफरिद मौसम देखने को मिलते हैं। हर मौसम अपने साथ कुछ नया लाता है और ज़िंदगी को रंगीन बना देता है। तो ये कुछ दोस्त थे जिन्होंने मौसम के बारे में जो है ना वो डिस्कस किया। हर एक के अपने अपने व्यूज़ थे, किसी को कोई मौसम अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। तो इस तरह करके हम ग्रुप बना दें 4 मुख्तलिफ़ बच्चों का, हर एक ने कुछ ना कुछ दरमियान में बोलना है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, लेकिन उन्वान यही हो मौसम। फिर देखें उसमें नॉलेज कैसे इजाफ़ा होता है। यानी एक दूसरे से सुनेंगे, एक दूसरे के साथ बोलेंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो फिर ही हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर ये समझें कि बस हमें पता है, दूसरों को नहीं बताना, तो फिर वो जो नॉलेज होता है या जो वो इल्म होता है वो महदूद हो जाता है। हालांकि इल्म लामहदूद है, तो हमें इल्म को फैलाना चाहिए। इसको जो है ना वो बांध कर जो है ना वो रखना नहीं चाहिए। जी, इसके बाद एक्सरसाइज का अगला हिस्सा शुरू हो रहा है और वो है लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों का खेल, इसमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और हर एक के आगे 3 मुख्तलिफ़ अल्फाज दिए हुए हैं। तो उनमें से जो उस लफ्ज़ का मुतज़ाद हो उसको टिक या सर्कल करना है, टिक या सर्कल करना है। और मुतज़ाद हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुतज़ाद क्या होते हैं, यानी वो अल्फाज जो एक लफ्ज़ का उलट मतलब बयान करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुतज़ाद कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो पहला जो लफ्ज़ दिया हुआ है वो है रहमत। उसके आगे 3 और लफ्ज़ दिए हुए हैं, खिदमत, ज़हमत और तकलीफ़। तो रहमत का इन तीनों में से कौन सा मुतज़ाद है? जो मुतज़ाद है उसको हमने सर्कल करना है और वो इन तीनों में से है ज़हमत। तो रहमत का मुतज़ाद क्या हो गया? ज़हमत। इसी तरह ज़हमत को हमने सर्कल करना है या उसके ऊपर टिक लगाना है। तो ये भी एक एक्चुअली एक्टिविटी है। इसके हम फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं इस तरह, या इस तरह की वर्कशीट भी बनाकर हम बच्चों को जो है ना वो क्लास के अंदर इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो दे सकते हैं। उसके बाद है धूप। उसके इसी तरह के 3 लफ्ज़ दिए हुए हैं, बादल, सर्दी और छाँव। तो धूप यानी जहाँ सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं उस जगह को हम धूप कहते हैं, और जहाँ सूरज की किरणें नहीं पड़ रही होती, किसी न किसी चीज़ ने उसको रोका हुआ होता है, तो उस हिस्से को हम कहते हैं छाँव। तो धूप का जो मुतज़ाद होगा वो
छाँव होगा। तो छाँव को हमने क्या करना है, सर्कल करना है। उसके बाद है खुशी, उसके बाद है खुशी। तो खुशी का जो मुतज़ाद होगा वो कौन सा होगा, नाखुशी, मिज़ाह या दुख। तो खुशी उसका जो अपोजिट है या मुतज़ाद लफ्ज़ है वो है दुख। उसके बाद है आरज़ू, आरज़ू सॉरी आज़ाद, आरज़ू नहीं आज़ाद। आज़ाद का क्या है, ग़ुलाम। आज़ाद का क्या है, ग़ुलाम, फ़ौजी, आम आदमी। तो उसका जो मुतज़ाद है वो ग़ुलाम है। उसके बाद है जीना, उसके बाद है जीना। तो उसका मुतज़ाद क्या होगा, इंसान, मरना या सोना। तो मरना उसका जो है ना मुतज़ाद होगा, उसका उलट होगा, यानी जो उसका उलट मतलब बयान करे। तो जीना का उलट मतलब जो है ना वो मरना बयान कर रहा है, इसलिए वो उसका मुतज़ाद होगा और उसी को ही हमने सर्कल करवाना होगा। तो इसको हमने क्लास के अंदर फ्लैश कार्ड बनवाकर या पर्चियाँ डालकर भी हम इस तरह की एक्टिविटी जो है ना वो क्लासेस के अंदर करवा सकते हैं। उसके बाद है अगला हिस्सा है इस मश्क का, और वो है कवायद सीखें। कवायद सीखें के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 3 मुख्तलिफ सवाल दिए हुए हैं। उनमें पहला जो सवाल है वो है मिसाल के मुताबिक दिए गए जुमले ज़माने के मुताबिक तब्दील करके दोबारा लिखें। अब ये मिसाल दी हुई है, इसके मुताबिक जुमले तब्दील करने हैं। यानी ये मिसाल क्या है, ये ऊपर एक जुमला दिया हुआ है, बहार में रंग बरंगे फूल खिलते हैं। इसको 2 ज़मानों में तब्दील करना है, माजी और मुस्तकबिल। तो पहले हमें माजी और मुस्तकबिल का पता होना चाहिए, तो फिर ही हम उसको उस ज़माने के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। तो माजी क्या होता है, यानी ऐसा फ़ेल जो अपने काम को गुज़रे हुए वक्त में होना ज़ाहिर करे, यानी हो चुका हो, चाहे वो 10 मिनट पहले हुआ है, 5 मिनट पहले हुआ है, 1 घंटा पहले हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है या 50 साल पहले हुआ है। तो वो सारे जो काम हैं उन तमाम कामों को हम माजी में शुमार करते हैं। यानी वक्त के लिहाज से दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ये हो गया जिसको हम कहते हैं फ़ेल माजी, यानी गुज़रा हुआ ज़माना, और दूसरा है फ़ेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को, आने वाला वक्त। यानी अगर कोई फ़ेल अपने काम को, अगर कोई फ़ेल अपने काम को आने वाले वक्त में होना ज़ाहिर करता है। मिसाल तौर है कि हम कल इंग्लिश पढ़ेंगे, हम कल उर्दू पढ़ेंगे। तो ये आने वाले वक्त को ज़ाहिर कर रहा है ना, आज तो नहीं पढ़ी हमने, लेकिन आने वाले कल को हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो उस ज़माने को जिसके अंदर फ़ाइल अपने काम को आने वाले वक्त में ज़ाहिर करे, आने वाले वक्त में होना ज़ाहिर करे, तो उसको हम फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। तो इसी तरह फ़ेल मुस्तकबिल और फ़ेल माजी की मखसूस अलामात हैं। फ़ेल माजी के ऐसे जुमले जिसके आखिर में था, थे, थी वगैरह आता है, तो वो फ़ेल माजी के जुमले में शुमार होते हैं। और फ़ेल मुस्तकबिल की ख़ास पहचान क्या है कि उसके आखिर में गा, गी, गे इस तरह के हरूफ आते हैं। यानी कोई भी जुमला जिसके आखिर में इस तरह के हरूफ हों तो वो हमेशा फ़ेल माजी का जुमला शुमार हो, फ़ेल मुस्तकबिल का जुमला शुमार होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर इसी तरह की अलामात हों, बल्कि हमने उससे पूछ के, सवाल पूछ के भी हम ज़माने का तयन कर सकते हैं। मिसाल तौर वो कहता है मैंने सबक पढ़ा। अब इसके अंदर तो अलामात में से कोई नहीं है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, हम उससे पूछेंगे सवाल, आपने सबक पढ़ा लेकिन कब, कल पढ़ा है, अभी पढ़ा है, या 10 दिन पहले पढ़ा था, 2 साल पहले पढ़ा था। तो फिर वो ज़माना वाज़े हो जाता है, फिर ज़माना वाज़े हो जाता है कि ये जुमला फ़ेल माजी का है या मुस्तकबिल का है। लेकिन वैसे उसकी बच्चों को समझाने के लिए ये अलामात ज़रूरी हैं कि फ़ेल माजी की जो अलामात हैं वो आखिर, जुमले के आखिर में था, थे, थी वगैरह इस तरह के हरूफ आते हैं, जबकि फ़ेल मुस्तकबिल की जो जुमले हैं उसकी पहचान के लिए जुमले के आखिर में गा, गी, गे इस तरह के हरूफ जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी से मुंसलिक करते हुए ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि एक जुमला दिया हुआ है, उसी जुमले को फ़ेल माजी में भी और फ़ेल मुस्तकबिल दोनों में तब्दील करना है। तो पहला जुमला दिया हुआ है जवेरिया खाना खाती है, जवेरिया खाना खाती है।
تو اس کو ہم فعل ماضی میں کس طرح تبدیل کریں گے؟ یہ ساری ایکٹیویٹی ہم نے بچوں سے کروانی ہے۔ بلا شک آپ بچوں کے گروپ بنا دیں اور اس گروپ کے لحاظ سے آپ نے ان سے پوچھتے جانا ہے یا بورڈ کے اوپر بلا شک آپ لکھواتے جائیں۔ 2 گروپ بنا لیں، ایک فعل ماضی کا اور ایک فعل مستقبل کا، اس کو یہ جملہ دیں اور اس کو کہیں کہ فعل ماضی والا جو گروپ ہے اس کو فعل ماضی میں تبدیل کر دے اور جو فعل مستقبل والا گروپ ہے وہ اس کو فعل مستقبل میں تبدیل کر دے۔ تو اسی طرح جویریہ کھانا کھاتی ہے، تو اس کا فعل ماضی کا جملہ کیا بنے گا؟ جویریہ کھانا کھاتی تھی، جویریہ کھانا کھاتی تھی۔ اسی طرح اس کا فعل مستقبل کا جملہ کیا بنے گا؟ جویریہ کھانا کھائے گی، جویریہ کھانا کھائے گی، یہ اس کا مستقبل ہو گیا۔ اب دونوں جملوں کے آخر میں دیکھیں تو اسی طرح کی علامات لگی ہوئی ہیں جس طرح کی میں نے بتائی ہیں آپ کو۔ جو ماضی کا جملہ ہے اس کے آخر میں تھی لگا ہوا ہے اور جو مستقبل کا جملہ ہے اس کے آخر میں گی لگا ہوا ہے۔ تو گا گی گے جس کے آخر میں ہو وہ مستقبل کا ہوگا اور جس کے آخر میں تھا تھی تھے اس طرح کی علامات ہوں تو وہ ہمیشہ ماضی کا جملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے علی پڑھتا ہے، علی پڑھتا ہے، اس کا ماضی کا جملہ بنانا ہے علی پڑھتا تھا، علی پڑھتا تھا۔ اسی طرح اس کا مستقبل کا بنانا ہے علی پڑھے گا، علی پڑھے گا، یہ اس کا مستقبل کا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لڑکے کھیلتے ہیں، لڑکے کھیلتے ہیں، تو لڑکے کھیلتے ہیں اس کا ماضی کا جملہ بھی بنانا ہے اور مستقبل کا بھی بنانا ہے۔ تو ماضی کا کیا بنے گا؟ ماضی کا کیا بنے گا؟ لڑکے کھیلتے ہیں، تو لڑکے کھیلتے تھے، لڑکے کھیلتے تھے، یہ اس کا ماضی کا ہو گیا۔ اس کے بعد فعل مستقبل کے کیا بنے گا؟ لڑکے کھیلیں گے، لڑکے کھیلیں گے۔ اسی طرح اگلا جملہ ہے زارا کام کرتی ہے، تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ زارا کام کرتی تھی، زارا کام کرتی تھی، یہ اس کا ماضی کا جملہ بن گیا۔ اسی طرح اس کا مستقبل کا کیا بنے گا؟ زارا کام کرے گی، زارا کام کرے گی، یہ اس کا مستقبل کا ہو گیا۔ اسی طرح اسی حصے سے ریلیٹڈ یعنی قواعد سیکھنے سے ریلیٹڈ تو اور بھی سوال ہیں۔ ایک یہ دیا ہوا ہے مختلف حروف دیے ہوئے ہیں گرامر کے لحاظ سے، بے، پر اور خوش، یہ 3 حروف ہیں۔ یہ تینوں گرامر کے لحاظ سے جو ہے نا وہ جملے کے 2 حصوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی حروف عطف میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اس کا ہم نے جملے کے اندر استعمال پڑھنا ہے۔ تو گرامر کے لحاظ سے یہ تینوں حروف جو ہے نا وہ حروف عطف ہیں، یعنی جملے کے 2 حصوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان میں ایسے جملے جس میں کسی قسم کا کوئی انکار ہو یا نہیں کے جملے ہوں تو اس کے اندر یہی بے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بے وزن یا بے عمیق یا بیکار، تو اس طرح اس کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حرف ہے وہ ہے پر، یعنی مکمل یا بھرا ہوا۔ تو کوئی بھی چیز کو مکمل یا بھرے ہوئے کے طور پر اگر ہم استعمال کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں بیانیہ جملے کی شکل میں، تو اس کے اندر یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہے پر امید۔ اسی طرح اس کے بعد ہے خوش، یعنی اطمینان وغیرہ یا خوشی وغیرہ۔ تو جہاں اس طرح کا کوئی جملہ ہو جس کے اندر خوشی کا اظہار ممکن ہو تو وہاں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں خوش۔ اب یہ نیچے جملے دیے ہوئے ہیں، انہی حروف کو چن کر وہ جملے ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تو یہاں جو حرف استعمال ہوگا وہ ہوگا بے۔ اس کے بعد ہے دانش بہت خوش اخلاق طالب علم ہے، دانش بہت خوش اخلاق طالب علم ہے، تو یہاں جو ان حروف میں سے حرف استعمال ہوگا وہ ہوگا خوش۔ اس کے بعد ہے خوش مزاج انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح کا حرف استعمال ہوگا خوش مزاج انسان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی
राबिया अपनी खाला के घर जाने के लिए बहुत पुरजोश थी, बहुत पुरजोश थी। उसकी यहाँ भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा पुर। उसके बाद दानियाल के गांव का रास्ता बड़ा ही पुरखतर है। दानियाल के गांव का रास्ता बड़ा ही पुरखतर है। तो ये हरूफ जो है ना वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल होंगे। तो हमने भी अपने बच्चों को जो है ना वो पहले इनका कॉन्सेप्ट देना है कि किस जुमले में बे इस्तेमाल होगा, किस में पुर इस्तेमाल होगा और किस में खुश इस्तेमाल होगा और क्यों इस्तेमाल होगा ये। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल, इसी हिस्से का अगला सवाल दिया हुआ है कि दर्ज झैल जुमलों को दुरुस्त करके कापी में लिखें। तो ये भी हमने बच्चों से ही प्रैक्टिस करवानी है। ये है कि हमने बच्चों की इमला जो है ना वो किस तरह दुरुस्त करनी है। तो ये बहुत अच्छी जो है ना वो एक्टिविटी है कि जुमले गलत जो है ना लिख कर बच्चों को दे दिए जाएं और कहा जाए कि इसको आपने दुरुस्त करके लिखना है। जिस तरह है मैंने ख्वाब देखी है, तो इसका सही जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा कि मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब देखा है। उसके बाद है उसका उर्दू कमज़ोर है। तो लफ्ज़ उर्दू मुअन्नस के सीगे के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको इस तरह दुरुस्त करेंगे कि उसकी उर्दू कमज़ोर है। उसके बाद है उसकी नाक छोटा है, उसकी नाक छोटा है। तो ये किस तरह दुरुस्त होगा, उसकी नाक छोटी है। तो लफ्ज़ नाक के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सीगा वो मुअन्नस वाला है, इसलिए कि लफ्ज़ नाक मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको इस तरह लिखेंगे उसकी नाक छोटी है। उसके बाद है बाग में हरा हरा घास है, बाग में हरा हरा घास है। तो ये भी जुमला गलत है, इसको हम इस तरह दुरुस्त करेंगे कि बाग में हरी हरी घास है, हरी हरी घास है। उसके बाद है मेरे सर में दर्द हो रही है। तो लफ्ज़ दर्द जो है ना ये मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको इसी तरह ही लिखेंगे, चेंज करेंगे। मेरे सर में दर्द हो रहा है, हो रही है नहीं बल्कि हो रहा है। तो इस जुमले को हम इस तरह दुरुस्त करके लिखेंगे। उसके बाद मश्क का अगला हिस्सा शुरू हो जाता है और वो है पढ़ें। उसके अंदर जो है ना एक अलग से शफ़ीउद्दीन नैयर की एक जो है ना वो नज़्म दी गई है। उस नज़्म को हमने सिर्फ़ लय और आहंग के साथ जो है ना पढ़ के सुनाना है बच्चों को, ताकि बच्चे भी उसको सही तौर पर जो है ना वो पढ़ सकें। यानी हमने भी पढ़ना है और फिर बाद में बच्चों को भी इसकी पढ़ाने की प्रैक्टिस करवानी है, ताकि बच्चे उसको सही लय और आहंग के साथ और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है ना उसको पढ़ने के काबिल हो सके। तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले कि अजब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अजब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये गर्मी में पंखे हमें झल रही है इंसान हैवान की जान इसी से, है इंसान हैवान की जान इसी से, फलों और फूलों की सब शान इसी से। हवा ही न होती तो फिर क्या धरा था, हवा ही न होती तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुकता उधर दम फना था। अगला मिसरा है इसका कि हमारे लिए ये बागों में जाकर, हमारे लिए ये बागों में जाकर, लाती है फूलों की खुशबू उड़ाकर, हमारे लिए ये बागों में जाकर, लाती है फूलों की खुशबू उड़ाकर, समंदर से आई तो सौगात लाई, मिटाने को गर्मी के बरसात लाई। शफ़ीउद्दीन नैयर साहब ने इस नज़्म के अंदर भी उसी ही उन्वान को डिस्कस किया है जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, और वो है गर्मी। अच्छा, उसके बाद मश्क का जो है ना अगला हिस्सा शुरू होता है और वो है कुछ नया लिखें। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और अगर हम इसको दोस्तों के दरमियान, जो भी बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, उसके दरमियान बैठकर मकालमे की शक्ल में अगर इसकी प्रैक्टिस करवाएं
दो दो बच्चे बिठाकर आपस में इस हवाले से गुफ्तगू करवाएं तो बहुत सारी नई चीज़ें जो है ना बच्चों को सीखने को मिलेंगी। अब जिस तरह ये टॉपिक दिया हुआ है माहौलियाती आलूदगी, तो दो मुख्तलिफ बच्चे जो है ना वो आपस में इसको किस तरह मतलब डिस्कस करेंगे। जो भी आपस में गुफ्तगू करेंगे उसको अगर हम बोर्ड के ऊपर लिखते जाएं तो वो सारे मकालमाबाजी कहलाती है। जिस तरह मैंने सैंपल के तौर पर दो दोस्तों के दरमियान ये गुफ्तगू लिखी है, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए और हम भी बच्चों के दरमियान इस तरह की प्रैक्टिस करवा के मकालमाबाजी जो है ना वो हम करवा सकते हैं। अली ने कहा, अरे अहमद कैसे हो, आजकल मौसम कितना अजीब हो गया है ना? तो अहमद ने जवाब दिया, हाँ अली बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कहीं बेवक्त बारिश शुरू हो रही है तो कहीं शदीद गर्मी। मुझे लगता है कि ये सब माहौलियाती आलूदगी की वजह से है। तो अली ने कहा, तुम सही कह रहे हो, ये माहौल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, हर तरफ कचरा, धुआं और प्लास्टिक नज़र आता है। तो अहमद ने कहा, मुझे तो ख़ास तौर पर शहरों में फैली फ़िज़ाई आलूदगी की बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का शोर और धुआं, ये सब हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अली ने कहा, बिल्कुल, और शोर की आलूदगी भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। हर वक्त हॉर्न की आवाज़ें और मशीनों का शोर दिमाग थका देता है, सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती। तो अहमद ने कहा, हाँ, और पानी की आलूदगी को कैसे भूल सकते हैं। फैक्ट्रियों का जहरीला पानी और घरों का गंदा पानी बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के दरियाओं में बहा दिया जाता है, तो इससे आबी हयात भी मुतासर होती है और पीने का साफ़ पानी भी कम होता जा रहा है। तो अली ने कहा, जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा संगीन मसला हो गया है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो नहर का पानी कितना साफ़ होता था, उसमें मछलियाँ भी नज़र आती थीं, लेकिन अब उसका रंग ही बदल गया है। तो अहमद ने कहा, हाँ हाँ, और प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है ये तो हर जगह आम है। हम एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ और बर्तन कई बार इस्तेमाल करते रहते हैं और उन्हें फेंकने की कोशिश भी नहीं करते। तो ये प्लास्टिक सैकड़ों साल तक गलता नहीं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और प्लास्टिक का इस्तेमाल ये तो हर जगह आम है। हम एक बार अगर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ और बर्तन इस्तेमाल करते हैं और उन्हें फेंक देते हैं, या प्लास्टिक सैकड़ों साल तक गलता नहीं है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से फसलों का जो तनासुब होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। तो अली ने कहा, तो इसका हल क्या है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, एज ए तालिब इल्म हम क्या कुछ कर सकते हैं? तो अहमद ने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें खुद अपनी आदत को बदलना होगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे और कूड़ा करकट सही जगह पर फेंकना होगा। तो अली ने कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत और बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों को भी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्हें आलूदगी कम करने के लिए सख्त कवानीन बनाने और उन पर अमल दरामद करवाना चाहिए। तो अहमद ने कहा, सही है, हमें अवामी सतह पर भी बेदारी पैदा करनी होगी, लोगों को माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात और उससे बचाव के तरीके के बारे में बताना होगा। तो अली ने कहा, मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो माहौल को दोबारा बेहतर बना सकते हैं। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अहमद ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा न सिर्फ फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि हमारी बका का मसला भी है। और अगर ये इसी तरह आलूदगी बढ़ती रही तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हर जानदार चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फना होना शुरू हो जाएगी। तो अभी से वक्त है और इस वक्त को गनीमत समझते हुए हम इस मसले पर काबू पाने के लिए एक तो जो है ना वो शऊर दें लोगों को, ख़ुद भी अमल करें और कोशिश करके दूसरों पर जो है ना वो भी अमल करवाएं। तो उम्मीद है कि इस आलूदगी पर हम जल्द ही काबू पा लेंगे।
उसके बाद एक्सरसाइज का अगला हिस्सा शुरू हो रहा है और वो है हाउ करें काम। इसके अंदर तकरीबन प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो है ना वो दी हुई होती है। तो इसके अंदर भी इसी तरह की एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ताकि बच्चे खुद से चीज़ों को डिज़ाइन करना सीखें। इसमें दिया हुआ है कि एक चार्ट बनाएं और उसके ऊपर दुनिया के गर्म और सर्द इलाकों के नाम अलग अलग करके लिखें। यानी एक चार्ट लेना है और चार्ट के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है और डिज़ाइनिंग करके हमने उसके अंदर 2 कॉलम बना देने हैं। एक के अंदर हमने सर्द इलाकों के नाम लिखने हैं दुनिया के और एक के अंदर हमने गर्म इलाकों के नाम लिखने हैं। अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए तो फिर आप आपस में बैठकर ग्रुप एक्टिविटी के ज़रिए भी डिस्कस करके लिख सकते हैं। या मैं आपकी क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। एक सर्दी इलाके लिखेगी और दूसरा ग्रुप जो है ना वो गर्म इलाके के नाम लिखेगा। आपस में डिस्कस करके उसकी पहले लिस्ट बना लें और लिस्ट बनाने के बाद दोनों ग्रुपों ने अपना अपना चार्ट बनाना है। जो गर्म रीजन वाले इलाके हैं, जो गर्म ग्रुप है उसने गर्म इलाकों वाले रीजन्स के नाम लिखने हैं और जो ठंडा ग्रुप है, कोल्ड रीजन वाले हैं, वो अपने इलाके या अपने रीजन्स के नाम लिखेंगे जहाँ सर्दी पाई जाती है, तो इस तरह हमारा ये जो एक्टिविटी थी, सरगर्मी थी, वो मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद उनका फीडबैक देंगे और इसी तरह हमारा ये चैप्टर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके अंदर हमने जो है ना वो जो चीज़ डिस्कस की है वो नज़्म है और उसका उन्वान जो है ना वो आजकल के मौसम के लिहाज से है और वो है गर्मी। तो गर्मी क्या होती है उसकी उसने तारीफ़ की है, उसकी उसने वजाहत की है और फिर गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर बताई हैं कि हम किस तरह इस गर्मी से बच सकते हैं। तो तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ़ अशआर थे, 4-4 लाइनों पर मुश्तमिल एक शेर था जिसके अंदर उसने तफसील के साथ इन तमाम चीज़ों की वजाहत की है। इस ऑडियो के अंदर जो सबक हमने डिस्कस किया है इसको पढ़ाने का तरीका या इसके जो मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं उसकी सही तौर पर समझ आ गई होगी और मुस्तक़बिल में हमने भी इन्हीं तरीक़ों को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को गाइड करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है ताकि हमारे बच्चे जो है ना इन चीज़ों के बारे में सही तौर पर और मुफस्सिल नॉलेज जो है ना वो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नई ऑडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।